विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के साथ भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसके समाज की समृद्धि में योगदान करती है। हालांकि इतने विविध समाज में एकता और सामाजिक सद्भाव प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई स्थानीय हिंसा के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के जनरल सेक्रेटरीट के हालिया ट्वीट ने भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया की निंदा करते हुए इसके मूलभूत सिद्धांत के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं। अपने लोगों के बीच शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना OIC के आरोपों का 3 दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जा सकता है। हिंसा के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, हिंसा का पैमाना और प्रकृति, और क्या भारत में मुसलमानों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। बिहार के नालंदा जिले में रामनवमी के जुलूस में हुई हिंसा के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न पुलिस थानों में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक 130 गिरफ्तारियां की गई हैं। गिरफ्तारियां हिंसा में शामिल होने के आधार पर की गई, न कि धार्मिक संबद्धता के आधार पर, जैसा कि उन लोगों ने बताया जो एक विशेष कथा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार शरीफ में क्रॉस फायरिंग में एक 16 वर्षीय हिंदू लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 मुस्लिम व्यक्ति घायल हो गए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिंसा में दोनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए थे। मुस्लिम शिकार या इस्लामोफोबिया को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने वालों ने जानबूझकर इस तथ्य को छोड़ दिया कि हिंसा में मृतक एक हिंदू था। गुजरात के वडोदरा में डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच DCB ने हिंसा की विभिन्न घटनाओं के लिए दोनों समुदायों के 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी या काजल सिंगला के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना शहर में एक सांप्रदायिक झड़प के बाद दंगा करने के आरोप में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। ये प्राथमिकी गुजरात में दर्ज की गई है, जिसे अक्सर विदेशी संगठनों द्वारा मुस्लिम विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है। पुलिस ने मुंबई के मालवानी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प के मामले में करीब 300 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग दोनों समुदायों के हैं। इसी तरह मुंबई के मलाड इलाके में रामनवमी के मौके पर हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने दोनों समुदायों के 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार से रामनवमी हिंसा के बाद सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित एक रिपोर्ट मांगी है। इनके अलावा केंद्र सरकार ने गैर BJP शासित राज्यों सहित राज्य पुलिस बलों को बढ़ाने के लिए सभी हिंसा प्रभावित राज्यों में अर्धसैनिक बलों को भेजने में अत्यंत तत्परता दिखाई है। OIC जैसे विदेशी संगठनों द्वारा प्रस्तुत कथन के विपरीत इन सभी त्वरित कार्रवाइयों से पता चलता है कि भारत में कानून का शासन सर्वोच्च है और अराजकता और मुसलमानों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। दूसरे पहलू की बात करें तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और लाखों धर्मपरायण मुसलमान विशेष तरावी की नमाज सहित अपने रोज़े और नमाज का खुशी खुशी पालन कर रहे हैं। इफ्तार की पेशकश करने वाले मंदिरों या मंदिरों के बाहर इफ्तार किट पेश करने वाले मुसलमानों के उदाहरण डिजिटल मीडिया पर रुक रुक कर आते रहते हैं। भारत के 4-5 राज्यों से मुट्ठीभर सांप्रदायिक झड़पों के अलावा देश से कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली। निस्वार्थ वाले विदेशी संगठनों ने कभी भी भारतीय मुसलमानों द्वारा आनंदित शांतिपूर्ण माहौल को उजागर नहीं किया, लेकिन विशेष रूप से भारत के खिलाफ एक विशेष कथा को बढ़ावा देने के लिए हिंसा की छिटपुट घटनाओं को उजागर करने का विकल्प चुना। तीसरे पहलू पर नज़र डालें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसने हमेशा असहमति को जगह दी है। जब भी प्राप्त अधिकारों के लिए खतरा महसूस किया जाता है, मुसलमान हमेशा बड़ी संख्या में अपनी शिकायतों को आवाज़ देने के लिए सामने आते हैं। CAA विरोधी प्रदर्शन हो या 3 तलाक को लेकर विरोध प्रदर्शन, देश भर में मुस्लिम संगठनों द्वारा तरह तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इससे पता चलता है कि भारत के मुसलमान अपनी शिकायतों, यदि कोई हो, को आवाज़ देने के
लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं और उन्हें विदेशी एजेंसियों संगठनों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ओआईसी के आरोप पर वापस आते हुए यह उल्लेख करना उचित है कि पाकिस्तान ओआईसी का सदस्य है और बाद में अतीत में कई भारत विरोधी रुख अपना चुका है, जिसमें जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थन में बयान जारी करना शामिल है, जो अधिकारों का दावा करता है पाकिस्तान पीओके पर और कश्मीर की आज़ादी का समर्थन कर रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करता है, जिसमें उनके धर्म और सांस्कृतिक विरासत का अभ्यास करने की आज़ादी भी शामिल है। ओआईसी में 57 सदस्य देश शामिल हैं। सदस्य देशों में सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरणों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई उदाहरण हैं, जिनमें पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा बलूच मुसलमानों और हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत में हिंसा की कुछ स्थानीय घटनाओं के बारे में मुखर होने के साथ साथ अपने सदस्य राज्यों द्वारा किए गए अत्याचारों पर ओआईसी की चुप्पी पर उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है, जिसे अक्सर दृढ़ता से निपटाया जाता है। ओआईसी के बयान का समय भी संदेह के दायरे में आता है, क्योंकि कई भारतीय राज्यों में चुनाव आ रहे हैं जिसमें इस तरह के बयानों का ध्रुवीकरण प्रभाव हो सकता है। भारत में मुसलमान अपने हिंदू समकक्षों की तुलना में समान अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और यहाँ तक कि अगर कोई चूक होती है तो वे बिना किसी बाहरी समर्थन के अपनी शिकायतों को सुनाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं। इंसा वारसी, दस्तक लाइव न्यूज़।